नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे मानसून की। मानसून को लेकर खबर ये आई है आईएमडी के हवाले से। आईएमडी ने कहा है कि मानसून आगे बढ़ रहा है और अब अंडमान निकोबार के सभी हिस्सों को मानसून ने कवर कर लिया है और अगले 2-3 दिनों में बंगाल की खाड़ी के ज्यादातर हिस्सों को मानसून कवर कर लेगा, वहां पर पहुंच जाएगा। 4 जून को केरल पहुंचने की संभावना आईएमडी ने पहले जताई ही है और इस साल सामान्य मानसून की भी संभावना है। हमारे साथ बातचीत के लिए महेश पलावत साहब हैं, स्काईमेट के साइंटिस्ट हैं। पलावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईएमडी का ये कहना है कि मानसून आगे बढ़ रहा है और अंडमान निकोबार के पूरे हिस्से को कवर कर लिया है। आप लोगों का अपडेट क्या है? जी हाँ, ये अभी सही है कि मानसून अंडमान तक पहुंचा है, वहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और जो विंड्स है वो नॉर्मल मतलब कि जो होना चाहिए वो स्पीड हो गई है और डायरेक्शन हो गया है, वेस्टर्ली विंड है। तो अब जो है क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये लक्षद्वीप और मालदीव ये सारे इलाके जो है वो सब कवर होते हुआ और केरल की तरफ बढ़ेगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये 3 या 4 जून से लेकर के 6 जून के बीच में कभी भी दस्तक दे सकता है। तो ये उस समय, लेकिन प्री मानसून गतिविधियां जो है वो पहले से शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी केरल में धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी और जो साउथ कर्नाटका है और केरल है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने लग जाएंगी और प्री मानसून रेन ही धीरे धीरे मानसून में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मैं दोबारा इस पर पूछना चाह रहा हूँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि 3 से 4 जून को मानसून ऑफिशियली केरल पहुंच जाएगा? मैं 3 से 6 जून बोला है, मैंने 3 से 6 जून के बीच में कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। 3 से 6 जून के बीच में, मतलब आपका जो प्रीवियस फोरकास्ट था 7 जून को का, उसमें आप उसको रिवाइज कर रहे हैं सर? हाँ, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। जो 7 जून था उसमें हमने +-3 डेज बोला था। अच्छा, 7 में आपने प्लस माइनस, तो अब माइनस की गुंजाइश ज्यादा है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले हो जाएगा? हाँ, माइनस की गुंजाइश कुछ ज्यादा लग रही है। तो यह है कि जो 7 तारीख से कुछ पहले जैसे हमने बोला था +-3 डेज, तो 5 या 6 को पूरी तौर से दस्तक दे जाएगा। अच्छा, 5-6 को आप कह रहे हैं कि दस्तक दे देगा और आईएमडी का भी कहना है 4 का, मतलब आप दोनों का डेट कमोबेश एक आध दिन आगे पीछे है। 2-3 दिन आगे पीछे, 2 दिन 3 दिन आगे चलिए कि 2-3 दिन इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो मतलब अब एक बार बताएं पलावत जी कि क्या पिछले कुछ दिनों में, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले मानसून को लेकर कुछ चिंता ज्यादा दिख रही थी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या पिछले कुछ दिनों में मानसून को लेकर सिचुएशन इंप्रूव हुआ है सर? नहीं, अभी मृत्युंजय जी वो इम्प्रूव नहीं हुआ क्योंकि जो अल नीनो है वो काफी ज्यादा जो उसकी परसेंटेज काफी ज्यादा दिखाई दे रही है और सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं। तो अल नीनो का इम्पैक्ट आपको जून से ही दिखाई देने लग जाएगा, जून के एंड से। और जो जून में नॉर्मल जो बारिश होती है उससे कुछ कम हो सकती है बारिश, क्योंकि जो शुरुआती दौर में जब मानसून दस्तक देगा तो पश्चिमी तट पर तो अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र के तट तक। लेकिन जो आगे का जो अंदरूनी इलाके हैं, खास करके तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो इम्पैक्ट है कम दिखाई देगा। यानी कि बहुत ज्यादा जो झमाझम बारिश मानसून आने से होती है वो पश्चिमी तट पर ही दिखाई देगी, अंदरूनी इलाके में थोड़ा सा डिले और हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो जून का महीना है उसमें सामान्य से कुछ कम बारिश नजर आ रही है। अच्छा, जून में आप कह रहे हैं कि सामान्य से कम बारिश नजर आ रही है, ये तो ठीक है सर, लेकिन क्या केरल पहुंचने के बाद उसकी रफ्तार धीमी होगी या आपको लगता है कि केरल पहुंचने के बाद स्पीड ठीक ठाक रहेगी मानसून के आगे बढ़ने की? शुरुआती दौर में जैसे मैंने बताया कि पश्चिमी तट पर जो उसका वेस्टर्न आर्म होती है वो काफी अच्छी प्रोग्रेस करेगी और ये कर्नाटक और महाराष्ट्र का, मुंबई में भी ये समय से पहुंचने की उम्मीद लग रही है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन जो 10 तारीख की डेट है उसके 10 या 12 के भी आसपास मुंबई तक ये छू सकता है क्योंकि उस इलाके में बारिश बढ़ रही है। लेकिन एक नया वेदर सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है, जैसे मौका बना था आपका बंगाल की खाड़ी में। वैसे वेपर जो है नाम का जो साइक्लोन है, अगला साइक्लोन जो बनेगा वो हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक के एंड में बनना शुरू हो जाए। 7-8 जून के आसपास कुछ न कुछ साइक्लोजेनेसिस दिखाई दे रही है। तो इस तरह का अगर साइक्लोन अरब सागर में बन जाता है तो पूरा मॉइस्चर उसी के आसपास कंसंट्रेट हो जाता है और जो अंदरूनी इलाके हैं भारत के, वहां पर मॉइस्चर नहीं आ पाता। तो इससे मानसून में थोड़ा सा डिले हो सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 10 से 12 जून के बीच मानसून मुंबई में भी आ सकता है, राइट सर? हाँ जी। आप कह रहे हैं कि मानसून छुएगा, सिर्फ छुएगा सर या रुकेगा 2-3 दिन यहाँ पे? नहीं, रुकेगा नहीं, रुक इसलिए नहीं पाएगा। अच्छा, क्योंकि उसका कारण यह है कि ये जो साइक्लोन अगर बनता है, जिसके चांसेस लग रहे हैं अरब सागर में, और इसका जो डायरेक्शन होता है यूजुअली यमन और ओमान की तरफ जाता है,
तो जब तक ये साइक्लोन बना रहेगा तब तक जो मानसून है वो ज्यादा अच्छी तरह प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेचुरली है कि जब भी कोई इतना बड़ा सिस्टम बनता है तो मॉइस्चर उसी के आसपास चला जाता है। तो जो भारत के अंदरूनी हिस्सा में जो साउथ वेस्टर्ली विंड आनी चाहिए वो कुछ दिनों के लिए अवरुद्ध हो जाएगी। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि कुछ डिले हो सकता है अंदरूनी इलाकों में। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आप पलावत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ वंदना भारती जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड में तेजी बढ़ गई है अचानक, क्या इसके पीछे की वजह जरा आप बताएं, और क्या ये तेजी अभी टिकेगी, बढ़ेगी? संजय जी, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे तेजी आ रही है और लग रहा है कि एक बार 106 की तरफ जा सकता है ये, तो मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट लिव्ड रहेगी ये रैली, और 59,650 के करीब एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकता है ये कमोडिटी, और वहां से एक फॉल आता हुआ दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी क्लैरिटी आती है तभी यहाँ पे ट्रेड करें। 59,450 के करीब यहाँ पे मैं सलाह दूंगी कि सेलिंग करना चाहिए। 59,225 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 59,550 का। रीजन है कि इस बार डेटा जो है पूरे वीक में बढ़िया आने वाला, बेहतर डेटा एक्सपेक्टेड है, तो उसका एक इम्पैक्ट आना चाहिए। साथ में डॉलर इंडेक्स में लगातार उछाल आ रहा है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली आपसे क्रूड पर पूछता हूं, क्योंकि क्रूड में आप देखिए गिरावट बढ़ गई है, और 4 जून को ओपेक प्लस की मीटिंग है। उत्पादन घटेगा नहीं घटेगा इसको लेकर तस्वीर बहुत साफ नहीं है। तो आप जरा बताएं कि कच्चे तेल में इस वक्त क्या ट्रेड लेना चाहिए? कच्चा तेल बिल्कुल से एकदम से नीचे आया है, और इस बार रशिया जो है वो उसने कहा है कि वो कंफर्टेबल है इस रेट पे और प्रोडक्शन कट करने की नहीं सोच रहे हैं। तो ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है 4 जून की मीटिंग में। लेकिन सरप्राइज कट के बाद कुछ नहीं कह सकते हैं कि एक एक्सपेक्टेड यहाँ पे आउटकम होगा। मेरे ख्याल से एक रिएक्शंस जो है वो यहाँ पे क्रूड ऑयल में आ रहा है। 5885 का लेवल अगर आता है तो ही यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है 5800 से लेके 5775 तक हो सकता है। तो टेक्निकल लेवल्स को यहाँ पे ज्यादा फॉलो करना होगा क्योंकि मार्केट रेंज में है, और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 5925। 5925, ठीक है, ये राय आपकी हो गई क्रूड पे। मेटल पर आपका व्यू वंदना जी? मेटल मार्केट भी दबाव ही महसूस करता हुआ दिख रहा है, तो मेटल में क्या ट्रेड आप देख रही हैं, क्या करना चाहिए आज? मृत्युंजय जी, क्रूड में गिरावट आती है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में एक रिएक्शन आता है। देखिए तो यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन है चार्ट में, एक डाउनसाइड मूव मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो इस कमोडिटी को मैं प्रेफर करूंगी। 205 रुपए 50 पैसे के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। नीचे का टारगेट 202 का रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 207 रुपए का लगा के चलना होगा, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव जो है वो बेस मेटल काउंटर में अभी दिखेगा। ओके, तो आप करेंगे कि थोड़ा दबाव मेटल काउंटर में भी दिखेगा, इस पर आप नजर रखें। मेटल ऑलरेडी काफी दबाव झेल चुका है। अब आते हैं एग्री पर। एग्री में देखिए कल ग्वार में गिरावट आई पहले, उसके बाद रिकवरी आई। आज भी देखिए गिरावट के बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ग्वार पर आपका कमेंट वंदना जी? ग्वार में मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट लिव मतलब शॉर्ट टर्म एक रिकवरी यहाँ पे आएगी मृत्युंजय जी, और जिस तरीके से मौसम बिल्कुल उतार चढ़ाव दिख रहा है उसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पे ग्वार पे आता है। मेरे ख्याल से अगर बाइंग करनी भी चाहिए तो एक लेवल है यहाँ पे 5480 के करीब यहाँ पे बाइंग करें। छोटा सा टारगेट यहाँ पे रहेगा, करीब यहाँ पे 5580 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 5425 का। तो मेरे ख्याल से बाइंग करनी चाहिए, लेकिन छोटी बाइंग यहाँ पे करके चलना चाहिए। और जीरे में क्या करना चाहिए? जीरा ऐसी कमोडिटी है जिसने काफी ज्यादा यहाँ पे मूव देखा है और एक रिवाइवल यहाँ पे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो डाउनसाइड था वो करीब फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि एक रेंज बनाया है इसने, 43,000 के करीब का सपोर्ट बनाया है। अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा रिवाइवल दिख रहा है। निचले स्तर पे यहाँ पे जून कॉन्ट्रैक्ट में मैं खरीदारी की सलाह दूंगी। 45,200 से ऊपर यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 45,600 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 45,000 का। ओके, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।